हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो जैसे कि मैं पहले भी कल भी या परसों भी मैंने मैसेज किया हुआ है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप पर हो या फिर आपके जो फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर, सभी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि मेरी पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी की 6 to 10 विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है, ये मैंने सारी 6 to 10 चैप्टर क्लास वाइज सभी चैप्टर समाप्त हो चुके हैं और विद क्वेश्चन के साथ सब चीज मैं करा चुका हूं उन दोनों सब्जेक्टों को। ठीक है, अब हिस्ट्री की क्लास रह रही है। ठीक है, इसके 1-2 चैप्टर और रह रहे हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी करना है क्योंकि पेपर नेक्स्ट मंथ है आपकी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे सैटरडे संडे, वो प्रॉपर तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप मैं करवाता रहूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस औद्योगिकरण का युग जो था, इस चैप्टर को करते हैं। ठीक है, कि औद्योगिकरण का आ जाना और मजदूरों के ये जो श्रमिक वर्ग था उन पर क्या असर पड़ना, ये सारी चीजों को हम जानेंगे आज इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज टॉपिक। ये चैप्टर भी लंबा है काफी। ठीक है, तो पार्ट 1 करेंगे आज हम। ठीक है, आदि औद्योगिकरण के बारे में जानेंगे। औद्योगिकरण की गति में कैसी गति हुई, ये स्टार्टिंग में कैसी गति थी, या एकदम से इसको स्लो, मतलब कि गति तेजी होने लगी, मशीनों का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, या हर फैक्ट्री या कारखानों में इनका यूज ज्यादा तरीके से करने लगे, ये सारी चीजें आपको जानेंगे। और कारखानों की शुरुआत कब हुई, ठीक है, श्रमिकों के जीवन पर क्या बीती होगी या उनका जीवन कैसा रहा होगा। ठीक है, इनके आने के बाद भारत में कपड़ा उद्योग के बारे में जानेंगे और औद्योगिकरण की अनूठी बात क्या थी, ये सारी चीजें हम आज और कल में जान जाएंगे प्रॉपर तरीके से। इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आए विद क्वेश्चन के साथ मैंने चैप्टर करवाए हुए हैं, उनमें क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, प्रॉपर अभी समझना है आपको जो मैं ये स्लाइड दे रखी इसमें कंटेंट में। ठीक है, सबसे फर्स्ट है आदि औद्योगिकरण क्या है। ठीक है, हम में से ज्यादातर लोग बड़ी मशीनों और बड़े कारखानों को औद्योगिकरण की निशानी समझते हैं। ठीक है, यही समझ रहे होंगे। लेकिन बड़ी मशीनों के आने से पहले ही यूरोप में, खासकर ब्रिटेन में, औद्योगिकरण की गति मिल रही थी। ठीक है, मतलब उनका विस्तार बढ़ रहा था, व्यापार, बड़ी मशीनें, बड़े पैमाने पर उत्पादन कारखानों को ठीक पहले के दौर में आदि औद्योगिकरण का कहा जाता था। उस समय क्या कहा जाता, आदि औद्योगिकरण। ठीक है, इस अवधि में गांव में सामान बनते थे जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। ठीक है, गांव में अधिक मात्रा में, वो ये कि शहरी तो क्या क्या करना कि शहर को आदमी और शहर के आदमी, गांव के आदमी बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है, शहर को कम मेहनत पड़ रहा है और जो आपका गांव का वो अधिक मात्रा में काम कर लेता है, हर चीज किसी काम को कर लेता है वो। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, ये नीचे आपको दिख रही होगी। हाँ, ये नीचे आपको इस मैप में दिखा रखी है कि ये एक चरखा कैसे कताई की जा रही है। ठीक है, और सभी फैमिली इसके लगे पड़े हैं। ठीक है, बुनाई कताई करने में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड। व्यापारियों को गांव पर ध्यान देने के कारण क्या था। ठीक है, जो व्यापारी थे जो आते थे वो शहर की जगह गांव में क्यों आते थे। शहर में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड्स बहुत शक्तिशाली होते थे। इस प्रकार के संगठन प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर अपने नियंत्रण रखते थे। वे नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे क्योंकि उनका ठप हो जाएगा फिर। इसलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय शुरू करना मुश्किल होता था, इसलिए वे गांव की ओर मुंह करना पसंद करते थे। अब ब्रिटेन में आदि औद्योगिकरण के लक्षण क्या है। शहर के व्यापारी गांव के किसानों को पैसे देते थे, वे किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, गांव में कॉमन्स की जमीन पर बाड़े बाड़े लगाए जाने लगे, जिससे छोटे किसानों के लिए जमीन कम पड़ने लगी थी। ठीक है, और यह याद रखना चाहिए कि पहले छोटे किसान कॉमन्स की जमीन पर थोड़ी बहुत खेती कर लेते थे, वहां से जलवान लेते थे और अपने मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करते थे, जो पशु होते हैं उनके। लेकिन अब छोटे किसानों के लिए आय भी और संसाधन के स्रोत कम पड़ते जा रहे थे, इसलिए किसानों की आय के अतिरिक्त साधनों की तलाश भी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आदि औद्योगिकरण के समय विनिमय का एक जाल फैला हुआ था जिसे व्यापारी लोग नियंत्रित करते थे। सामान का उत्पादन वैसे किसान करते थे जो कारखानों में काम करने की बजाय अपने घरों में ही काम कर लेते थे। ठीक है, ये सारी चीजें आप अगर सिंपल लैंग्वेज लिखी पढ़ी है, अगर ये भी समझ में नहीं आ रही तो भाई मेरे दोबारा क्लास लो, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठेंगे वो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। साथ में वे
अपने खेत पर ध्यान दे पाते थे। अंतिम उत्पाद कई हाथों से होता था, वह लंदन के बाजारों तक पहुंचता था। फिर इन उत्पादों को लंदन से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजा जाता था। ठीक है, हमारे यहाँ पर खेती करवाई, ठीक है, और खेती कुछ भी किसी किसी भी प्रकार की, ठीक है, फिर उसको थोड़ा बहुत मोटिवेट करवाया, मतलब कि उसे किसी चीज में बदला, ठीक है, फिर यहाँ से ले जाकर के वो लंदन ले जाते थे, ठीक है, वहां अपनी मशीनों का प्रयोग करके और फिर यूरोप में इसका विस्तार करते थे, बेचते थे। ठीक है, ये बहुत ही चालाक फर्म ये। ठीक है, कारखानों की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुआ। 1730 में कारखाने सबसे इंपॉर्टेंट है। 18वीं सदी के आखिरी तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे और शुरुआती औद्योगिकरण कपास के कपड़ों के क्षेत्र में हुआ। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन में कच्ची कपास का 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड से बढ़कर 1787 में 22 मिलियन पाउंड हो गया था। ठीक है, ये देख लो आप, ये लंदन की है, ठीक है, और 1925 की है। नेक्स्ट है, कारखानों से लाभ क्या थे कि कारखानों में से खुलने से कई फायदे हुए। श्रमिकों को कार्य कुशलता बढ़ गई। जो मजदूर पहले हथकरघे से सीमित मात्रा में उत्पाद बना पाता था, वही अब नई मशीनों की सहायता से अधिक मात्रा में बेहतर उत्पाद बनाने लगा। कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनमें से काम लेना अधिक आसान हो गया, क्योंकि किसी भी कारखाने में एक ही छत के नीचे बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। औद्योगिक परिवर्तन की गति कैसी हुई कि औद्योगिकरण रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसकी रफ्तार धीमी थी। 1840 के दशक तक सूती कपड़ा उद्योग सबसे आगे था और 1840 के दशक में इंग्लैंड में रेलवे का प्रसार हुआ और फिर 1860 के दशक में उपनिवेशों में हुआ। रेलवे के प्रसार के कारण लोहा इस्पात उद्योग में तेजी आ गई और 1873 आते आते ब्रिटेन से लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई। कहाँ 2.5 था, कहाँ ये पहुंच गया। यह सूती कपड़ा का निर्यात बहुत दुगना हो गया था। ठीक है, दुगना था। नेक्स्ट है किन औद्योगिकरण का रोजगार पर खास असर नहीं पड़ा था। 19वीं सदी के अंत तक श्रमिकों की कुल संख्या 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित था। इसका मतलब है कि अभी भी पारंपरिक उद्योगों को वर्चस्व था और नए उद्योग के पीछे चल रहे थे। सूती कपड़ा और धातु उद्योग पारंपरिक उद्योगों में बदलाव नहीं ला पाए और लेकिन पारंपरिक उद्योगों में कई परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन बड़े ही साधारण से दिखने वाले लेकिन नई खोजों के कारण हुए। इस तरह के उद्योगों के उदाहरण जैसे खाद्य संसाधन, भवन निर्माण, बर्तन निर्माण, कांच, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर आदि ये सभी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि नई तकनीकों के पैर जमने में काफी वक्त लगता है। मशीनें महंगी होती थी और उनके मरम्मत में काफी खर्चा लगता था, इसलिए व्यापारी और उद्योगपति नई मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे और आविष्कारों को निर्माताओं के दावे पर विपरीत नई मशीनें बहुत ही कुशल भी नहीं थी। ठीक है, इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि 19वीं सदी के मध्य एक आम श्रमिक कोई मशीन चलाने वाला नहीं बल्कि एक पारंपरिक कारीगर या श्रमिक होता था। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये कारीगर श्रमिक कहाँ बेचारे खेती का काम कर रहे होंगे या कहीं का पर मजदूर करे और डायरेक्ट वहाँ इसमें मशीन पर छोड़ देना, कहाँ उस पर चलानी आती होगी इतनी जल्दी। ठीक है, उनमें चलाने में भी दिक्कत होती होगी। ठीक है, अब प्रॉपर जो पढ़ा लिखा और इसके बारे में समझती वो तो अपने अपने आप में बहुत समझते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। मानव शक्ति और भाप की शक्ति क्या है। उस जमाने में श्रमिकों की कोई भी कमी नहीं थी होती थी, इसलिए श्रमिकों की किल्लत और अधिक पारिश्रमिक की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से ही काम लेना बेहतर समझा जाता था उस समय। मशीनें से बनी चीजें एक ही जैसी होती थी, वे हाथ से बनी चीजों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग के लोग हाथों से बनी हुई चीजों को अधिक पसंद करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन 19वीं सदी के अमेरिका में स्थित कुछ लोग अलग थे और वहां पर श्रमिकों की कमी होने के कारण मशीनीकरण ही एक रास्ता बचा था। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने दिख भी रहा होगा, ये वहाँ के ही है। इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने से फिटिंग शॉप, ये न्यूज लंदन का न्यूज 1849 में। इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते हैं, ये दिख रहे हो आपको। ठीक है, पीडीएफ में पढ़ लेना। और क्या दिक्कत है। अब श्रमिकों का जीवन कैसा था। काम की तलाश में भारी संख्या में लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे थे। नौकरी मिलना इस बात पर निर्णय करता था कि किसी को क्या काम आता है, यह इस बात पर निर्भर करता था कि किसी के कितने अधिक दोस्त और रिश्तेदार पहले से ही काम करने लगे हैं। जान पहचान के बगैर नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता था। किसी काम
किसी किसी को तो महीनों तक नौकरी पाने का इंतजार करना होता था। ऐसे लोग बेघर होते थे जिन्हें पुलों या रैन बसेरों में अपनी रातें बितानी पड़ती थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लोहे की फैक्ट्री में मजदूर देख लो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड की तरफ। नेक्स्ट है, कई निजी लोगों ने रैन बसेरे बनवाए थे गरीबों के लिए। बनी पुअर लॉ अथॉरिटी ऐसे लोगों के लिए कैजुअल वार्ड की व्यवस्था करती थी। कई नौकरियां साल के कुछ गिनो चुने महीनों में मिलती थी और जाड़े के महीनों में शराब उद्योग में और जहाज के मरम्मत के क्षेत्र में बहुत रोजगार मिलते थे। जैसे ही व्यस्त महीनों में समाप्त हो जाते तो बेचारे गरीब फिर से सड़क पर आ जाते थे और उनमें से कुछ तो अपने गांव लौट जाते थे, लेकिन ज्यादातर शहर में ही रुक जाते थे ताकि छोटे मोटे काम पर अपना जीवन यापन कर सके। ये देख सके हो, सड़कों तक सो रहे हैं बच्चे, बच्चे भी देख रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चे भी फैमिली के साथ हैं आप। ठीक है, किस समय की उस समय भी इंग्लैंड के अंदर कितनी भुखमरी है और कितनी अव्यवस्था है इनके साथ। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में पारंपरिक में थोड़ा सा इजाफा हुआ। ठीक है, और लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों को प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि उनमें हर साल काफी उतार चढ़ाव होता था। 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी का लगभग 10% अत्यधिक गरीब हुआ करता था। आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75% के बीच हो जाती थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सामने दिख रही होगी। 1850 की एक कताई फैक्ट्री है जो आपके सामने है। ठीक है, मशीनों का प्रयोग उसमें लग रही है मजदूर वर्ग। कई बार बेरोजगारी के डर से श्रमिक लोग इन नई तकनीकों को जमकर विरोध करते थे। उदाहरण के लिए जब शिपनिंग जैनी का लाया गया तो जो शिपनिंग जैनी है लाया गया तो महिलाओं ने इन नई मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन महिलाओं को अपना रोजगार छिन जाने का डर था। ऐसी मानसिकता आज भी देखने को मिलती है। जब दफ्तरों और बैंकों में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत हुई तो लोगों ने इसका जमकर विरोध किया क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी छीन जाने का डर था। 1840 के दशक के बाद शहरों में भवन निर्माण में तेजी आई और इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए और 1840 में यातायात के क्षेत्र श्रमिकों की संख्या दोगुनी हो गई जो आने वाले 30 वर्ष में फिर से दोगुनी हो गई थी। ठीक है, टाइम तो लगता है, वही है, शुरुआत में जड़ जमने में काफी टाइम लगता है। भारत का कपड़ा उद्योग का युग, क्योंकि जो जो मजदूर वर्ग थे उन चीज से रूबरू नहीं होते हो। ठीक है, उन पर चलाना आता नहीं है, वो अपने जिस काम में लग रहे हैं उसी को जानते हैं। ठीक है, एकदम से कुछ चीज का नया आ जाना किसी को नहीं पता होता। ठीक है, किसी पे नहीं चलते वो चीजें। भारत में बने के सूती कपड़े की अच्छी क्वालिटी की कारण यूरोप के बाजार में उसकी बड़ी अच्छी मांग थी। इससे यहाँ के बुनकरों का जीवन सुख में चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे ही हालात भी चल बढ़ते गए। 18वीं सदी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना बिजनेस जमा लिया। इस अवधि में व्यापार के पुराने केंद्रों जैसे सूरत और हुगली पतन हो चुका था और व्यापार के नए केंद्र जैसे कलकत्ता बंबई में उदय हुआ। जब एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक प्रभुत्ता स्थापित कर ली तो इसने व्यापार को अपने एकाधिकार को जताना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये उस समय के आप देख सकते हो फोटो को। गुमशाता क्या है? ये कंपनी ने कपड़ा व्यवसाय में जुड़े हुए पारंपरिक पारंपरिक व्यापारियों और दलालों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद कंपनी ने बुनकरों पर सीधा नियंत्रण बनने की कोशिश की करने की कोशिश और इस काम के लिए लोगों को वेतन पर रखा गया। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे लोगों को गुमशाता कहा जाता था और गुमशाता का काम था कि बुनकरों के काम की निगरानी करना, आने वाले माल को संग्रहण करना और कपड़े की क्वालिटी की जांच करना उनका काम था। ठीक है, ये आपके सामने लग रहे हैं, काम पर लगा एक बनकर, गुजरात की बात है ये। ठीक है, अब कंपनी यह कोशिश भी करती थी कि बनकर किसी दूसरे ग्राहक के साथ डील न कर ले, इस डील सॉरी डील कह रहा हूँ, डील न कर ले मतलब किसी दूसरे से संपर्क में न आ जाए। इस काम को पुख्ता करने के लिए एडवांस सिस्टम का सहारा लिया जाता था। इस सिस्टम के तहत बुनकरों के कच्चे माल खरीदने के लिए कर दिया जाता था। जब कोई बुनकर कर्ज ले लेता था तो इस बात को लिए बाध्य हो जाता था कि किसी अन्य व्यापारी को अपना माल न भेज दे। ठीक है, ये चालाक तो बहुत है। एडवांस के इस नए सिस्टम ने बुनकरों को कई समस्याएं खड़ी कर दी। पहले वे खाली समय में थोड़ी बहुत खेती कर लेते थे ताकि परिवार को पेट भरने के लिए काम भर का अनाज उगा सके। अब उसके पास खाली समय नहीं बचता था, उन्हें अपनी जमीन काश्तकारों को देनी पड़ती थी। पारंपरिक व्यापारियों में विपरीत गोमशता बाहरी आदमी होता था, उसका गांव में कोई नातेदार रिश्तेदार नहीं होता था। वह अपने सिपाहियों और चपरासियों के साथ आता था, समय पर काम न पूरा होने की स्थिति में बुनकरों को दंड भी देता था। और गोमशता अक्सर अक्सर हेकड़ी दिखाया करता था। कई बार गोमशता और बुनकरों के बीच लड़ाई भी खूब अच्छी तरीके से होती है, वो जूता बात तो होगा नहीं। ठीक है, एडवांस के सिस्टम के कारण कई ये बुनकर कर्ज के जाल में फंस गई। फंसाया भाई, स्टार्टिंग में लालच दे दिया, इन्हें भी लगा कि हाँ चल ठीक है। ठीक है,
कर्नाटक और बंगाल के कई स्थानों पर तो बुनकर अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले गए ताकि अपना कर्जा लगा सके। अब कई बुनकरों ने एडवांस लेने से मना कर दिया, अपनी दुकान बंद कर दी और खेती करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि कर्ज तले दब गए, कर्ज तले दबे पीछे फिर उनकी जमीन ही उनके लिए, और जहां काम कर रहे हैं वो भी उनका। ठीक है, मैनचेस्टर का भारत में प्रकोप कैसे हुआ कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत, मैनचेस्टर क्या है, ये इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर है। ठीक है, अब मैनचेस्टर में क्या होता था क्या नहीं होता था, ये सारी चीजें पहले में मैं बता चुका हूँ। किस चीज का केंद्र है मैनचेस्टर, इन कमेंट मुझे बताओ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी। 1811-12 में भारत में होने वाले निर्यात में सूती कपड़े का शेयर 33% से 33% था, और 1850-51 में आते आते मात्र 3% हो गया सिर्फ। ब्रिटेन के निर्माताओं को दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन के इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, और ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहां बनने वाली वस्तुएं ही बिके। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह ब्रिटेन में बनी चीजों को भारत के बाजारों में बेचे। ठीक है, 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ा का हाथ न के बराबर रह गया। इन्होंने इतनी चालाकी करी, ठीक है, जो एक समय पर बहुत अच्छी मात्रा में बिक रहा, शेयर हो रहे भारत के सूती कपड़े के, पर इन्हें इतनी चालाकी दिखाई, मतलब अपना इसने नियम कानून लागू करे, चालाकी क्या दिखाई, उस पर नियम कानून बांध दिए। ठीक है, जैसे पहले पढ़ा है मैंने, इनको कर्ज तले दबा दिया, फिर उनकी जमीन को छीन लिया, तो ये सारी चीजें उन्होंने कर दिया। ठीक है, कुल बनाकर इन्होंने अपना व्यापार करना था अपनी चीजों का भारत के अंदर, भारत की मार्केट में। लेकिन 1850 आते आते फुल कुल आयात 31% हिस्सा सूती कपड़े का था, और 1870 के दशक तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 70% हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है बम्बई का है। इस तरह से भारत सूती कपड़े के निर्यात से अब कच्ची कपास के निर्यात में बदल चुका था, और भारत में हाथ से बनी सूती कपड़े की तुलना में मैनचेस्टर की मशीन से बने हुए कपड़े अधिक सस्ते थे। इसलिए बुनकरों का मार्केट शेयर गिर गया, और 1850 का दशक आते आते भारत की सूती कपड़े का अधिकांश कैद में भारी गिरावट आई। 1860 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो चुका था, इसलिए वहां से ब्रिटेन को मिलने वाले कपास की सप्लाई बंद हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन को भारत की ओर मुंह करना पड़ा। अब भारत में से कपास ब्रिटेन को निर्यात होने लगा, इससे भारत के बुनकरों के लिए कच्चे कपास की भारी कमी हो गई। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़े कारखाने खुलने लगे, और भारत के पारंपरिक सूती कपड़ा उद्योग के लिए यह किसी आखिरी आगाज से कम न था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में कारखानों की शुरुआत जो हुई है वो सुन लेते हैं। बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बना। ये इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, और पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब और 1854 याद कर लेना, कहां पर, बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल। उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हो गया, और 1862 तक 4 मिल चालू हो गई, और उसी दौरान बंगाल में जूट मिल भी खुल गई। कानपुर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल की शुरुआत हुई, और अहमदाबाद में भी इसी अवधि में पहली सूत मिल चालू हुई, और मद्रास के पहले सूत मिल में 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था। नेक्स्ट है, शुरू के व्यवसाय क्या था, स्टार्टअप ऑफ बिजनेस क्या था उनमें, कि भारत के कई बिजनेस ग्रुप के इतिहासों में चीन के साथ होने वाला व्यापार छुपा हुआ है। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश भारत ने अफीम का निर्यात चीन को करना शुरू कर दिया, और वहां से चाय का आयात शुरू कर दिया था। कहां से, चीन से। इस काम में कई भारतीय व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और वे पूंजी लगाते थे, माल मंगवाते थे, फिर माल को भेजते थे। जब उन व्यापारियों में अच्छी पूंजी जमा कर ली तो वे भारत में औद्योगिक उपक्रम बनाने की सपने भी देखने लगे। ठीक है, उलट करना तो सबका ही काम था भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर गरीबी इतनी कर दी इन्होंने फरंगी ने बहुत। ठीक है, ऐसे के हर कोई इनको दबा देता था। ऐसे लोग जो द्वारकानाथ टैगोर एक अग्रणी व्यक्ति थे, जिन्होंने 1830 और 1840 के दशक में उद्योग लगाने शुरू कर दिए। टैगोर का उद्योग 1840 के व्यापार संकट के दौर में तबाह हो गया, लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दौर में कई व्यापारी सफल उद्योगपति बन गए, और बंबई में दिनसो पेटिट और जमशेदजी नसीर बनर्जी टाटा जैसे पारसी लोगों ने बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए। ये आपके सामने उनकी फोटो है। ठीक है, ये जमशेद जी हैं, और ये आपके टैगोर जी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, कलकत्ता में पहले जूट मिल, ये इंपॉर्टेंट है, 1917 में मारवाड़ी उद्यमी सेठ को हुकुमचंद द्वारा खोला गया, और इसी तरह से चीन में सफल व्यापार करने वाला बिड़ला ग्रुप बन गया था। ठीक है, बर्मा, खाड़ी, अफ्रीका के व्यापार नेटवर्क के रास्ते में पूंजी जमा की गई, और भारत के व्यवसाय में अंग्रेज का ऐसा सिकंजा था कि उसमें विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योगों के अधिकतम हिस्सा का पर यूरोप की एजेंसियों को पड़ा
पकड़ हुआ करती थी। ये देख लो कितनी तगड़ी पकड़ी। ठीक है, इसके बाद हम मजदूर कहाँ से आते थे या क्या करते थे, इस चीज़ को हम जानेंगे अब कल। ठीक है, तो काफ़ी लंबी चला हो जाएगी नहीं तो ये क्लास। ठीक है मेरे भाई। हम्म। तो इसी के साथ मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि कुछ ही टाइम आपके पास है, और उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट मंथ और फर्स्ट वीक में आपके मैं अ, अगस्त के में पेपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल जाएंगे। ठीक है, और आप कृपया करके मेरी जितनी भी क्लास जो मेरी 18 अप्रैल से जीके की जगह में सर के संग मेरी क्लासेस हो रही हैं, उन सभी को करें प्रॉपर तरीके से, और विद क्वेश्चन के साथ मैंने सब कुछ करवा रखा है। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस सेट भी लगवा रखे हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा। ठीक है, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।